हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइस्ट विद बायोलॉजी। और आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो, जो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है, अगर हम डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में सबसे पहले इसकी डिस्कवरीज आती है कि किस किसने इसको डिस्कवर किया। तो डिस्कवरी पढ़ने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर में एक्चुअल में कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अगर हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट पता चल गए तो हमें ये पता चल जाएगा कि उसकी डिस्कवरीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां हम पूरा कंप्लीट करेंगे डीएनए का। डीएनए जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में मतलब इस तरह से ये स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है ये मॉडल मतलब इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये किसने दिया था? ये दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो हम जो मॉडल पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ते हैं। जो वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है उसने ये कहा कि जो हमारा डीएनए है उस डीएनए में दो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं और वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसकी पोलैरिटी होती है 3 प्राइम और इसी के दूसरे एंड की पोलैरिटी होती है 5 प्राइम। इसके अपोजिट वाला होगा 3 प्राइम और इसके अपोजिट वाला होगा 5 प्राइम, मतलब एंटी पैरेलल है दोनों एक दूसरे के। अब बात आती है कि डीएनए जो है वो किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। तो डीएनए जो मिलकर बना हुआ है उसमें ये वाटसन एंड क्रिक मॉडल है जो हम पढ़ रहे हैं। इससे जो ये प्रपोज किया था ना, तो ये विल्किन एंड फ्रैंकलिन जो थे, इन्होंने ये मॉडल प्रपोज किया था। इस डाटा पे इन्होंने एक्सरे दिया था और इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया। ये कुछ डिस्कवरीज हैं जो हमने इसके डीएनए के साथ साथ पढ़नी है। इसमें जो एक थे फ्रेडरिक मेशर, इन्होंने कहा था कि जो डीएनए है वो, फ्रेडरिक मेशर ने कहा, इन्होंने दिया था, सबसे पहले ये आए थे और इन्होंने न्यूक्लिन टर्म दिया था। मतलब ये डीएनए नहीं जानते थे, इन्होंने क्या कहा? न्यूक्लिन। फिर विल्किंस और फ्रैंकलिन ने एक्सरे मॉडल दे दिया और इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दे दिया। एक और आए लेविन ने दिया था कि डीएनए के पास फॉस्फोरस और सल्फर होते हैं। फॉस्फोरस और शुगर और फॉस्फोरस है, ये लेविन ने दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? वो हम पढ़ेंगे वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। अब इसमें देखो, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल में जो डीएनए है एंटी पैरेलल है। डीएनए में कौन कौन सी चीजें होती है? डीएनए में कंपोनेंट कौन कौन से हैं, किन किन चीजों से डीएनए बना है? सबसे पहले है नाइट्रोजनस बेसिस, दूसरा है शुगर और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरस। तो ये जो है नाइट्रोजनस बेसिस, ये फिर से दो तरह के हैं, ये है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। जो प्यूरिन है उसमें ए और जी आते हैं, पायरिमिडिन है उसमें सी और टी आते हैं। जो प्यूरिन और पायरिमिडिन है, ये देखो, ये जो प्यूरिन है इसमें ए और जी, और ये मतलब 4 नाइट्रोजन बेसिस कितने हो गए? 4 हो गए यहां। तो 4 नाइट्रोजनस बेसिस जो है इनके नाम क्या क्या है? अब यहां पर हम इनके A4 होता है एडेनिन, G4 होता है ग्वानिन, और जो ये C है इसके लिए होता है वर्ड साइटिन, ये होता है थायमिन। अगर तो ये एक और वर्ड आएगा
ये है इन्हीं के लिए एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटोसाइन और थाइमोसिन। अब बात आती है ये वर्ड क्यों लिखे हैं और ये नीचे वाले क्यों लिखे हैं। यहां देखो डीएनए के स्ट्रक्चर में तीन चीजें बता दी, तो तीन चीजें कैसे होती है ये तीन चीजें बहुत आसान तरीके से हम समझेंगे। ये तीन चीजें यहां देखो ऐसे लगे होते हैं, ए के साथ टी बाइंड होता है, जी के साथ सी बाइंड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से बाइंड होगा, ये डबल बॉन्ड से। तो अगर मैं यहां ये लिखती हूं क्या कि ये जो है जो डीएनए है उसके में ए डबल बॉन्ड टी, यहां और यहां दोनों में शुगर है। अगर ये इतना ही स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं, यहां मैंने कोई भी लिख दिया, टी के साथ ए बाइंड होगा, जी के साथ सी बाइंड होगा, ट्रिपल बॉन्ड के साथ सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ जी बाइंड होगा, और इन दोनों की साइड पे क्या होगा, शुगर, एस फॉर शुगर। अगर ये इतना ही है तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। और जो नीचे वाले चारों नाम हैं, नीचे वाले चारों नाम कौन से, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटोसाइन और थाइमोसिन, ये किसके नाम है, न्यूक्लियोसाइड के नाम है। क्या है ये, न्यूक्लियोसाइड। एक फॉस्फेट दो शुगर के साथ अटैच होता है इस तरह से, ये दो शुगर के साथ एक फॉस्फेट अटैच होगा। ऐसे इधर बना लेते हैं, ये फॉस्फेट, ये ऊपर किसी से जुड़ा होगा, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट। अब यहां देख रहे हो दो शुगर के साथ एक फॉस्फेट, दो शुगर के साथ एक फॉस्फेट, ये फॉस्फेट इस वाली शुगर से साथ में, मतलब एक शुगर के पास दो फॉस्फेट से जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है और इससे भी जुड़ा हुआ है, और एक फॉस्फेट दो शुगर के साथ नीचे वाले से भी और ऊपर वाले से भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो अगर पूरा कंप्लीट है, मतलब फॉस्फोरस तक है, नाइट्रोजन बेस पेयर है, शुगर है और फॉस्फेट भी है, तो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। और ये ऊपर वाले चारों नाम किसके, न्यूक्लियोटाइड के, साइन, साइड, टाइन और टाइड। तो ये नाम जो है ये इनके अलग अलग आते हैं, न्यूक्लियोसाइड में अलग है और न्यूक्लियोटाइड में अलग है। ये बच्चों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, कोई टीचर इसको क्लियर नहीं करता है। ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि साइन क्यों आया। ज्यादातर बुक्स में भी आपको साइटोडाइन नहीं लिख के, साइटिडाइन नहीं लिख के साइटोसाइन लिख देते, और इनको ग्वानिन, ग्वानिन, थाइमिन लिखते नहीं। ये साइटिडाइन कब है, जब वो न्यूक्लियोटाइड है, और साइटोसिन कब है, जब न्यूक्लियोसाइड है। ग्वानिन कब है, न्यूक्लियोटाइड है। ग्वानोसाइन कब है, न्यूक्लियोसाइड है। एडेनिन न्यूक्लियोटाइड, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड, एस्फोसाइड, इस तरह से करना है। अब एक चीज तो हमें क्लियर हो गई कि इसमें तीन चीजें हैं और तीनों चीजें बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई हैं। ये हमने इसका बहुत इजी सा समझने के लिए एक ये बना दिया कि हम इस तरह से स्ट्रक्चर को रखते हैं। अब इसका एक्चुअल में शुगर कैसी होती है, इसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब बहुत सारे, न्यूक्लियोटाइड ये सारे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब यहां भी बॉन्ड है, यहां भी बॉन्ड है, यहां भी, बहुत आसानी से याद करो इन्हें। इनके बीच में जो बॉन्ड होते हैं, किसके बीच में, नाइट्रोजिनस बेसिस के बीच में। ये नाइट्रोजिनस बेसिस है, इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजन बेस और ये शुगर, इसके बीच में जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड कौन सा बचा, ये जो किसके इसके बीच में, फॉस्फोरस और शुगर के बीच में, इसको बोलते हैं फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। कौन, तीन बॉन्ड हो गए,
हाइड्रोजन बॉन्ड इसके बीच में, यहां लिख लेते हैं इसको, और क्लियर। फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, दो एस्टर बॉन्ड है, दो फॉस्फेट के बीच में है, इसलिए डाई लगा दिया, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड, बहुत वीक होते हैं, जरा सा हीट किया दोनों अलग। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इसके बीच में है, तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में है। अब देखो इसका ये बहुत आसान सा स्ट्रक्चर था जो हमने समझ लिया। अब इसका अगर ये कहता है, पेपर में आता है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर कि सिंगल लेयर बनाओ या डबल लेयर बनाओ, तो कैसे बनाओगे? हमें पता है शुगर कौन सी है, इसमें पेंटोज शुगर होती है। तो ये देखो, ये पेंटोज शुगर की चौथ इस साइड रखना, ऐसे 4 नाइट्रोजन बेस है तो 4 ही बना रहे हैं हम, 1 2 3 और ये हो गया 4। ये क्या हो गया? 4। अब ये हमने चौथ इस साइड बनाई है, इसके इस वाले लेयर को, इसको ले लो जो नीचे नॉक्स निकली हुई है, और ये ऊपर वाली है, इसको इसके पीछे वाले हिस्से से पी लिख दो, ऐसे इसके ये वाला और इसका पीछे वाला, ये पी लिख दिया। ये फ्री है, इसमें एक साइड O लिख दो और दूसरी साइड P लिख दो। यहां OH लिखना है और उस साइड P लिखना है। ये यहां जो 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर है उनके नाम लिख दो, ATGC लिख दिया मैंने। यहाँ 4 नाइट्रोजन बेसिस यही पड़े हैं। अब ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ज्वाइन है, इसको ट्रिपल बॉन्ड बना लिया। अगर आप इस तरह से बनाते तो कभी गलत ही नहीं होगा, आप पढ़ाइए। ये बना लिया। अब यहां देखो, ये तो एक किसके साथ होता है? T के साथ। T किसके साथ? A के साथ। G किसके साथ? C के साथ। और C G के साथ। ये लिख दिए। अब हमें पता है कि ये इस वाले पे, तो ये जो V बनाते हो वो यहां बनाओ और इसको ऐसे रख दो इसके साथ। ये V बनाओ और इसको इसके नीचे से V बनाओ, जिससे ये बिल्कुल बहुत अच्छा और कभी ना गलत होने वाला डायग्राम ये हमने ऐसे बना दिया। अगर आप ऐसे बनाओगे तो कभी आपका ना तो टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और बिल्कुल सामने उसके बॉन्डिंग आएगी। ये बना दिया। अब क्या करना है? ये वाली साइड हमें कोई नहीं छेड़नी, इसके अगर यहाँ OH रखा है तो यहाँ P रखोगे, बाकी सब में बीच में P आना है। इसका बैक, इसका फ्रंट, इसका बैक, इसका फ्रंट। और ये जहां इधर P लिखा है उसके अपोजिट में लिख दो OH। इधर OH लिखा था तो इसके अपोजिट में P लिखा। जहां भी OH है वो 3 प्राइम एंड है, और जहां P पे खत्म कर रहे हो उसको 5 प्राइम लिख दो। और ये आ गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये बनाना है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर। अब ये कौन से बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है ये वाले। ये कौन से बॉन्ड है? डाइएस्टर बॉन्ड। कौन से वाले? फॉस्फेट से मिलके बनते हैं, तो इसलिए फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड, ये क्या है? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये बॉन्ड हमने वहां वैसे पढ़े और यहां ऐसे। तो ये होता है एक्चुअल में इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डीएनए का। तो जो डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाना है हमने। ये क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनानी। क्लियर यहां तक? अब वाटसन एंड क्रिक ने खाली, अभी तो हमने क्या पढ़ा कि 3 चीजें हैं और 3 चीजें इस तरह से अरेंज है। अब आ जाओ वापस डीएनए के स्ट्रक्चर पे। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो कह रहा है, डीएनए के स्ट्रक्चर में कह रहा है कि हमने क्या कहा? ए के साथ क्या बाइंड है? टी, और जी के साथ सी। तो यहां से और यहां तक देखो ध्यान से, डीएनए अगर हम बनाए तो ये एस बनाया, फिर वापस यही एस रिपीट करा, इस तरह से ही तो बना रहे। ये एस बनाया, फिर वापस ये एस रिपीट कर दिया। तो इसने कहा एक हेलिक्स। हेलिक्स मतलब यहां से यहां तक इसकी लेंथ होती है
34 आर्मस्ट्रॉन्ग, ये इसकी मेजरिंग यूनिट हो गई। आर्मस्ट्रॉन्ग को हमने नैनोमीटर में लेना है तो और इसको लिखेंगे 3.4 नैनोमीटर। इस पूरे में यहां से यहां तक कितने बेस पेयर होते हैं? 10 बेसिस होते हैं। तो 10 बेस पेयर होते, पेयर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरी साइड भी तो अटैच होंगे ना किसी किसी से। तो ये 10 बेस पेयर हैं। 10 बेस पेयर के बीच में टोटल मैं ये कहूं कि ये इतना बोर्ड है, यहां मैंने 10 अल्फाबेट बनाने बराबर बराबर डिस्टेंस पे। तो कैसे बनाऊं? बराबर मेजर करूंगी ना, 10 से डिवाइड कर दो इस पूरे की लेंथ को। तो इसने यही कहा कि इसकी पूरे की लेंथ है 34 आर्मस्ट्रॉन्ग और इसमें 10 रखे हुए हैं नाइट्रोजन बेस। तो नाइट्रोजन बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 10 से डिवाइड कर दो, 34 था तो ये क्या होगा? 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग और 0.34 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻⁹ मीटर के, इसके बराबर होता है। अब बात करते हैं जो हेलिक्स है, इसमें यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये होता है 20 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसके पूरे की लेंथ 34 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसकी 20 और इसकी 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग। ये है डीएनए का कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब हम जो है डीएनए जो है वो डीएनए की लेंथ कैसे मेजर करते हैं? डीएनए में एक देखो एक रूल है, बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। पहले लेंथ निकाल लो, लेंथ ऑफ डीएनए, इसका फॉर्मूला होता है इक्वल टू नंबर ऑफ बेस पेयर्स। बेस पेयर को बीपी लिख देते हैं हम, यहां ब्लड प्रेशर नहीं है, इसका मतलब बेस पेयर है, इनटू कितना डिस्टेंस है? 0.34 नैनोमीटर। नैनोमीटर हटाओगे तो मीटर में 10⁻⁹ लिख दो। अब ये किस में आ गया? मीटर में आ जाएगा। किस में आ जाएगी इसकी लेंथ? मीटर में आ जाएगी इसकी लेंथ। क्लियर? तो ये हमने लेंथ ऑफ डीएनए निकाल लिया। लेंथ ऑफ डीएनए निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब एक पढ़ना है हमने, एक है बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल और इसको हम बोलते हैं चारगाव्स रूल। चारगाव्स साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये दिया और इसी को हमने क्या बोल दिया? बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल। तो जो चारगाव्स रूल है इसमें क्या कहता है? प्यूराइन, प्यूराइन में कौन थे? ए और जी, और पाइरिमिडिन टी प्लस सी। इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा, इक्वल टू 1 होगा। तो बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल क्या कहता है? रेशियो ऑफ प्यूराइन एंड रेशियो ऑफ पाइरिमिडिन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यहां से वो न्यूमेरिकल आपको दे सकता है, यहां से वो पूछ सकता है कि अगर अब इसी के बेस पे क्या आते हैं बेस कॉम्प्लीमेंट्री रूल के बेस पे कि भाई इसमें कितना किसका परसेंटेज है। अगर परसेंटेज में दे रहे उसने कहा है क्वेश्चन ए इज इक्वल टू 10%, डिटरमाइन जी सी एंड टी, तीनों को निकाल दो, एक का दे देगा किसी का भी। अब हमें पता है ए किसके साथ बाइंड होता है? टी के साथ। तो जितने परसेंट ए उतने ही परसेंट क्या? टी भी उतने ही परसेंट। तो ये निकला है कितना? 10%। अब परसेंट की बात हो रही है तो 100 में से, तो 100 में से हमने क्या निकालना है? जी प्लस सी किसके बराबर होगा? 100 माइनस ए प्लस टी, और 100 माइनस ए प्लस टी कितना है? 10 प्लस 10 है। तो ये क्या हो गया? 100 माइनस 20 80, और ये आया जी प्लस सी। जितना जी होगा उतना सी होगा। तो सी या जी निकालने के लिए क्या है? इसको 2 से डिवाइड कर लो तो ये 40 परसेंटेज की बात हो रही है।
अगर यहाँ ये परसेंटेज ना दे, देखो कुछ भी दे सकता है, अब वो अगर ये कह दे कि G 20% है, निकाल दोगे? हाँ जी, G दे दिया उसने 20% है और A की वैल्यू पूछ रहा है बस, तो G जितना है उतना ही क्या हुआ, C भी 20%, 100 में से क्या इन दोनों का टोटल 40% माइनस कर लिया, कितना आ गया 60%, और 60% को A T में डिवाइड कर दिया बराबर बराबर, और ये आ गए 30%। लेकिन अगर वो ये कहता है, कोई भी उसने कहा कि टोटल न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है वो है 480, जिसमें से आउट ऑफ विच T इज इक्वल टू 40, नंबर दे रहा, परसेंटेज नहीं दे रहा, 100 में नहीं जाएंगे यहां, टोटल दिया 40 इसका दे दिया और कह रहा है G का निकाल दो भाई कितना है। तो अब G निकालने का क्या होगा, सारे निकालने पड़ेंगे हमें। 4 ये 40 है तो A भी कितना हुआ, 40 हुआ, क्योंकि T और A बराबर है। इनका टोटल कितना हुआ 80, 480 में से 80 माइनस करा कितना है 400, तो 400 को G और C में बराबर डिवाइड करना है तो कितना है 200 ये है और 200 इसके, निकल जाएगा ऐसे। ऐसे ही हमको देखो डीएनए में 2 स्ट्रैंड है, तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। एक और क्या आता है, यहां ये कहेगा कि ये जो है डीएनए का एक स्ट्रैंड दे रखा है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड दे रखा है, तो ये कहेगा कि एक स्ट्रैंड जो है डीएनए का, दूसरा स्ट्रैंड उस जो एक होता है जिसपे बनता है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड है तो ये क्या है A T C G T A, कोई भी लिख दिया हमने यहां, ये क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और कहेगा कोडिंग और कॉम्प्लीमेंट्री डिटरमाइन करो, ये पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है, जहां 3 प्राइम लिखा है उसके अपोजिट क्या लिखेंगे 5 प्राइम, A है तो उसके अपोजिट T, T के अपोजिट A, G के अपोजिट C, C के अपोजिट G, T के अपोजिट A, फिर यहां T के अपोजिट A, A है तो T आ गया, C G है तो उसके अपोजिट क्या आ गया C आ गया, और C है तो उसके अपोजिट T, A है यहां T है यहां तो इसके अपोजिट आ गया A। ये बन गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर बना वो ये होता है। अब आता है देखो ये पूरा की पूरा जो है डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो डीएनए है वो कितना उसका स्ट्रक्चर है, कौन कौन से बेसिस है, कौन क्या कर रहा है, ये सारा आ गया। अब यहां आरएनए अगर वो पूछ लेता है तो आरएनए में 4 नाइट्रोजन बेसिस यही होते हैं, लेकिन थाइमिन रिप्लेस करता है यूरेसिल से। थाइमिन की जगह क्या होगा यूरेसिल होगा। तो बाकी ए जी सी ये तीनों तो कॉमन है, इसमें भी थाइमिन की जगह क्या आ जाता है यूरेसिल आ जाता है। तो यहां अगर ये कहे कि ये डीएनए का स्टैंडर्ड इसके ऊपर आरएनए बनाओ, ये क्या था डीएनए कोडिंग बना था, अब कह रहा है आरएनए बनाओ इसके ऊपर ही। तो जहां हमने यहां पे टी लिख रखा है ना वहां बस यू कर दो, बाकी सारा वही रहेगा और किसी चीज को नहीं छेड़ना। मतलब ए के अपोजिट में वहां टी ना आके यू आएगा, जहां टी लिखा है उसके अपोजिट क्या बनाएंगे हम यू बनाएंगे, जहां ए लिखा है उसके अपोजिट हम यू बना लेंगे। मतलब यहां टी की जगह हमने क्या लिख दिया यू लिख दिया, जहां टी लिखना था वहां यू आ जाएगा। ये है सारा डीएनए के बारे में।